इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई, तो देखिए यहाँ पे टावर की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे जो है यदि आप देखें इस तरह से देखिए, एक जो है कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, तो मान लीजिए ये 7 मीटर ऊंचे भवन है, इसके शिखर, ठीक है, इसके शिखर का जो है आपको इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 है, ठीक है। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो ये दे दिया गया 60, ठीक है। अब यदि देखें फिर देखिए कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण, तो इसके पाद का जो है अवनमन कोण यदि देखिएगा तो ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये कितना दे दिया गया है, ये दिया गया है 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45, ठीक है, ये दे दिया गया है 45, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखें और यहाँ से यहाँ तक साथ इसका नाम यदि आप रख ले ए बी सी डी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई यदि आप नाम रख लेते हैं तो कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। टावर की ऊंचाई ये यदि 7 है तो ये भी कितना होगा 7 होगा, ठीक है। इसको यदि आप एच मान लेते हैं तो देखिए 10 60 में यदि जाइएगा 10 60 क्या होगा, तो ये होगा 1, ये होगा सॉरी 10 60 होगा √3, ठीक है, ये √3 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 10 45 में जाइएगा, 10 45 में जाइएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये यदि 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये भी जो है कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, ठीक है। तो रूट देखिए 1 यूनिट का मान 7, तो √3 यूनिट का मान कितना होगा 7√3, ठीक है। और टावर की ऊंचाई कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक h है और h कितना है √3, ठीक है। तो h निकल गया है तो क्या होगा h + 7, तो h का मान कितना है 7√3 और प्लस में 7 यानी 7 कॉमन, तो √3 + 1 क्या होगा, तो 7 कॉमन √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 कॉमन जो है कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 7 × √3 + 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 7 × √3 + 1, ठीक। उसके बाद यदि इसको प्रमेयकरण कर दे तो 7 √3 + 1 × √3 - 1 / √3 - 1, तो देखिए 7 × a + b × a - b, तो a² - b², तो ऊपर में हो जाएगा 7 × 2 यानी 14 / √3 - 1, तो इसका राइट आंसर बी सी यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक मानचित्र का पैमाना, ठीक है, इतना दिया जाता है तो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी, उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे सो समझिए। तो यहाँ पे मानचित्र की यदि आप दूरी को x मान ले, ठीक है, और वास्तविक दूरी को यदि आप y मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, तो देखिए ये आपको जो है हो जाएगा, आपको ये जो है इतना रेशियो मान लेते हैं x, ठीक है, या फिर इसके बराबर x मान लेते हैं, ठीक है, मानचित्र की दूरी को और वास्तविक दूरी को y, ठीक है, तो इतना बराबर ये कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना इक्वल टू क्या होगा x/y, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप गौर करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1 3 × 10⁻², 2 4, 2 6 7, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा x/y, ठीक है, क्या हो जाएगा xy। अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो जो है और देखिए मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी, ये है मानचित्र की दूरी और ये है वास्तविक दूरी, ठीक है, मानचित्र की दूरी वास्तविक दूरी। इसमें मानचित्र तो यहाँ पे दे दिया गया है, एक मानचित्र का पैमाना इतना इतना दिया है, तो कहता है कि नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी, उनके बीच की वास्तविक दूरी। तो इधर जो है आप यदि देखें तो मानचित्र की दूरी और यह है वास्तविक दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान जो हो जाएगा, ठीक है, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर जो हो जाएगा y बराबर, अब देखिए
इन दोनों साइड वाले को गुना कीजिए, ठीक है। 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई बराबर दिस इंटू, ठीक है, दोनों बीच वाले को गुना कर दीजिए, तो 3 × 10⁻⁷ इंटू में एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ इंटू में एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि मानचित्र नगर में 4 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है, मानचित्र में 4 सेंटीमीटर दूरी। अब एक्स की जगह 4 रख दीजिए, तो वाई बराबर क्या होगा 3 × 10⁻⁷ × 4, ठीक है। तो 4 तिया 12 × 10⁻⁷, तो 12 × 10 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 12 × 10⁻⁷, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर। आपको चाहिए किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में चाहिए, तो चूँकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा 1/1000, 1/1000 किलोमीटर, 1 मीटर बराबर, ठीक। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/1000 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर ये नीचे आ जाएगा, यानी 1/1000 × 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा 12 × 10⁻⁷ बट्टा में 1000 × 100, ये हो जाएगा आपको किलोमीटर में, ठीक है। तो देखिए 3 और 2 5, तो 5 जीरो खत्म, तो ये होगा 12 × 10⁻², ठीक है, 12 × 10⁻² यानी 1200 किलोमीटर, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 33 नंबर देखिए, 33 की यदि बात करें तो यहाँ पे है कि इतना रुपये पर वर्षों में 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए रेट को यदि आप अर्धवार्षिक है तो रेट को आधा कर दीजिए, तो कितना होगा 4%, ठीक, क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। अब कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतना रुपया पर वर्षों में, इतना रुपया पर, और समय जो है आपको यहाँ पे समय दे दिया गया 2 वर्ष, समय यहाँ पे दे दिया गया 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम को क्या करना होगा, टाइम को दोगुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा रेट हो जाएगा 4 और समय भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4% का मतलब होता है 1/25, ठीक है, यानी ये होगा प्रिंसिपल इधर अमाउंट, यानी 25 से कितना होगा 26। टाइम है आपको, टाइम की यदि बात करें तो टाइम है आपको कितना 4 वर्ष, ठीक है, टाइम है आपको 4 वर्ष, ठीक है। तो इसके पावर में भी 4 करना होगा और इसके पावर में भी कितना करना होगा 4 करना होगा, ठीक है, इसके पावर में भी 4 और इसके पावर में भी कितना करना होगा 4 करना होगा। तो यहाँ से जो है 25 के पावर 4 और 26 के पावर 4, तो देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, इंटू फिर हो जाएगा 625, 26 का स्क्वायर 676 गुने 676, ठीक है, कितना होगा 676, ठीक है। अब यदि देखें फिर जो है इसको गुना कीजिए 625 को 625 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, ठीक है, 39 0 625, 39 0 625, ठीक है, रेशियो, और इधर 676 को 676 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 456 976, 456 976। अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आपको पता है, ठीक है, देखिए ये जो है ये प्रिंसिपल है, ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है सो समझिए, तो ये जो है 39 0 6 यानी इसका 1 गुना है, ठीक। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा इसका 1 गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको मिश्रधन हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए ब्याज, तो मिश्रधन में से मूलधन को आप घटा दीजिए, यानी इतना में से इतना घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, 9 में से 6 गया 3, फिर 6 में से 0 गया 6, फिर जो है 15 में से 9 गया 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 66 351, ठीक है, तो 66 351 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिकोणीय बोर्ड के कोर 12 मीटर 35 मीटर और जो है 37 मीटर है, ठीक है। इसे 8 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट करने का वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए 12, 35, 37, ठीक है, दे दिया गया 12, 35 और 37। 12, 35 और 37 जो है ये ट्रिपलेट होता है। 12, 35, 37 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। 12, 35, 37 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो हमको क्या करना है, इतना मीटर की दर से पेंट करने का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेंट करने का वेग दे दिया गया 8 रुपये मीटर की दर से, 8 रुपये मीटर की दर से। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो पेंट कराएंगे, यहाँ 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल ले लीजिए, क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 छक्के 12, 6 पंचे 30, गिरी बचेगा कितना, 3, तो 4 18, 3 21, कितना आ गया, 210 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 210 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कहता है कि 1 मीटर पर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर पर कितना रुपया लगता है, 8। तो इतना पर कितना लगेगा, 210 वर्ग मीटर पे 210 गुने 8, यानी हो जाएगा 0 1 8 8 और दूनी 1680, यानी इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता कि मीना इतना रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने जो है 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो 35 में यदि आप देखें, मान लीजिए 50 रुपये के नोटों की संख्या यदि आप x मानते हैं, ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या यदि आप x मानते हैं, तो 100 रुपये, तो देखिए 50 रुपये और 100 रुपये के नोट, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगा, टोटल 25 नोट है, तो 25 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 50 रुपये के एक्स नोट हैं, तो टोटल कितना होगा, 50x प्लस फिर 100 रुपये के नोट कितना है, 25 माइनस एक्स, तो इतना गुने 100। इसका मूल्य कितना है, 2000। इसका मूल्य कितना है, तो 2000 है, ठीक। अब यहाँ से जो है आप क्या कीजिए, यहाँ से कह रहा है 25, 50 और 100 के नोटों की कितने कितनी संख्या है, तो x का मान रख दीजिए ऑप्शन से। यदि आप 10 लेते हैं x का मान, ठीक है, x का मान यदि 10 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 500, ठीक है, और ये हो जाएगा इधर 10 घट जाएगा 25 में से 10, तो 15, तो ये हो जाएगा कितना, 1500, ठीक है। तो 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। अब देखिए 15 लेके देखिए, फिर 15 25 75, ठीक है, 15 25 75 हो जाएगा, और इधर 15 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10, तो फिर प्लस 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब यदि 15 लेंगे तो 15 25, ठीक है, 15x का मान, सॉरी 15 जो है ये 25 माइनस एक्स है, ठीक है, 25 माइनस एक्स, तो 10, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले 50 रुपये के नोटों की संख्या तो एक्स माने हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये है 100 रुपये के नोटों की संख्या, यदि इतना बराबर 15 है तो यहाँ से एक्स का मान 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट, अब देखिए 36 नंबर है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित्त या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो कहता है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। तो 36 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखिए, यहाँ पे जो है कुल संभावित परिणाम क्या होगा, तो NS निकाल लीजिए। कुल संभावित परिणाम तो 2 कहता 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, कुल परिणाम कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और कहता है कि तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों जो है तीनों चित या पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता, तो देखिए तो क्या हो सकता है, तो हेड हो सकता है, या नहीं तो टेल हो सकता है, ठीक है, हेड या नहीं तो टेल। तो यहाँ पे NS कितना निकलेगा, 2, तो हो जाएगा 2/8, यानी
प्रोबेबिलिटी जो ऑफ ई जो हो जाएगा क्या होगा, 2/8 यानी कट के कितना होगा 1/4। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कहता कि हारने की संभावना, तो हारने की संभावना जो है, जीतने की संभावना 1/4 है, तो हारने की होगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो हारने की जो हो जाएगा कितना 3/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। कहता है कि ए इतना बी इतना त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष बिंदु हो तथा इनका केंद्रक इतना हो, तो कहता त्रिभुज एबीसी के तीसरे शीर्ष बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करें। तो चलिए मान लीजिए ये है एक एबीसी, ए बी सी और इसके केंद्रक रहा। ए का जो है दे दिया गया 3 2, बी का दे दिया गया है आपको -2 1, सी का पता नहीं है तो मान लेते हैं XY, और जी का दे दिया गया है 5/3 और माइनस का 1/3। अब देखिए तो केंद्रक जो होता है ट्राइंगल का ये क्या होता है, ए x1 y1। ठीक है, x का जो कोऑर्डिनेट होता है, तो देखिए x का जो निर्देशांक होगा केंद्रक का ये होगा x1 + x2 + x3/3 यानी 5/3 बराबर x निर्देशांक जो होगा x1 + x2 + x3 यानी 3 ± 2 + x बट्टा में 3। तो 3 में से 2 गया तो 1 + x/3, ये 1 इधर जो है आपको 1 + x/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x का मान 5 - 1 यानी 4। तो x का मान जो है निकल जाएगा आपको 4। इसी तरह y का मान निकाल लीजिए तो -1/3 बराबर होगा y1 + y2 यानी 2 + 1 3 प्लस y, तो 3 + y/4, 3 + y/4। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए y/4 या फिर इसको इधर ले आइए तो क्या होगा -4/3। ठीक है, माइनस जो है 4/3 बराबर 3 + y या फिर -3 बराबर y, तो 3 × 9 9 4 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ से जो है -1/3 बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा y1 + y2 + y3/3 यानी 2 1 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, इधर -3 आ जाएगा -4, तो y का मान हो जाएगा -4 +4 -4 +4 -4 ए ऑप्शन। तो 37 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 38 है कि एक पहिया एक चक्कर में जो है एक पहिया एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, पहिए का त्रिज्या। तो देखिए एक पहिया एक चक्कर में यानी वो जो है अपना परिधि को जो है, तो एक चक्कर में, तो पहिया एक चक्कर में कितना 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, ये इसका तो परिधि हो जाएगा। तो परिधि होता क्या है 2πr, परिधि होता है 2πr। ठीक है, ये देखिए ये कट जाएगा आपको 11 दूनी 22 और ये 100 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 50 से, आर का मान निकल जाएगा 7 × 5 = 35 इतना सेंटीमीटर यानी 300। ठीक है, ये जो है निकल जाएगा आपको कितना, यहाँ पे जो है 22/7। ठीक है, 2πr। ठीक है, तो ये 11, देखिए ये 22 दूनी 44। ठीक है, 22 दूनी 44 हो जाएगा, तो 11 चौक 44, 11 का नहीं, तो ये 25 से कट जाएगा। ठीक है, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 14 तो 7 × 14 3 17 यानी 175 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। ठीक है, 175 सेंटीमीटर यानी 38 का जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहता कि वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर 39 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन, बता रहा है ए ऑप्शन। तो वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह जो है लोकेश्वर सिंह पंता को नियुक्त किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण
के प्रथम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष जो है ये न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह, ठीक है। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो है 2010 में हुई थी। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 19वां है, ठीक है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी 19वां है। नेक्स्ट कहता अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो देखिए कर्पूरी ठाकुर की यदि बात करें तो जननायक, बी ऑप्शन। तो देखिए अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जो है ये जननायक उपनाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जननायक उपनाम से प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार केसरी के नाम से ऊपर प्रसिद्ध है, ठीक है। डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण बिहार विभूति, डॉक्टर अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति के नाम से। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यदि आप गौर करें तो देखिए कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 5वें बिहारी हैं, ठीक है। इससे पूर्व डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, जयप्रकाश नारायण 1999 और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान 2001 को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 5वें बिहारी हैं। कौन है? 5वें बिहारी, ठीक है। और इससे पहले जो हैं, इससे पहले आपको डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1961 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, जयप्रकाश नारायण 1999 और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें, कहता है कि हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये है बांग्लादेश में। तो देखिए सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूएसए पर सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण छोड़ने से इनकार करने के कारण उन्हें हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल भित्ति द्वीप है जो देश के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। यह मूल रूप से टेकनाफ प्रायद्वीपीय का हिस्सा था लेकिन डूबने के कारण अलग हो गया। आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर जो है भारत आ गई थी। फिर है कि बांग्लादेश में आंदोलनों के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन हैं, ठीक है। कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 42। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो 42 का हो जाएगा सी, मोईदम कब्रगाह। तो देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल जो है मोईदम कब्रगाह है। क्या है? मोईदम। कथा असम के मोईदम जो है अहोम राजवंश की कब्र का टीला दफन प्रणाली को भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर जो है स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और 42वां जो है कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर है। नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट कहता हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप का संबंध जो किस मिशन से शुरू हुआ? सखी ऐप। तो सखी ऐप की यदि बात करें तो 43 का हो जाएगा सी ऑप्शन, गगन अंतरिक्ष मिशन। तो देखिए हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप जो है का संबंध गगन अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा हुआ है। सखी का तात्पर्य है स्पेस, ठीक है, स्पेस ब्रोन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू
इंटरेक्शन। ठीक है, तो सखी ऐप को गगनयान अंतरिक्ष मिशन के चालक दल के संचार कार्यों, स्वास्थ्य निगरानी और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु इसरो और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अगस्त 2024 में भारत में कौन से नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है, जिससे देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई है। ठीक है, रामसर, तो 44 का हो जाएगा आपको टी ऑप्शन। तो देखिए, अगस्त 2024 में भारत में 3 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को जो है शामिल किया गया है, जिससे देश में रामसर जो है आर्द्रभूमि की कुल संख्या 85 हो गई है। इसमें है आपको तावा जलाशय मध्य प्रदेश, फिर है नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, फिर है कि काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। ठीक है, और देखिए बिहार जमुई के नागी पक्षी अभयारण्य एवं नकटी पक्षी अभयारण्य की रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लंदन स्थित वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। 45 का ए, गुजरात। तो देखिए, लंदन स्थित वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। वनवेव कंपनी द्वारा 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, पहला गुजरात और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। यह साइट उपग्रह संचार के लिए जो है संचार के लिए सिग्नल और डेटा डाउनलिंक और जो है अपलिंक जो है टर्मिनल के रूप में कम विलंबता और उच्च गति पर जो है आधारित कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ जो है किया है। तो 46 का हो जाएगा ए ऑप्शन, हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में जो है 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा में किया है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा में किया है। हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहा था कि भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोरहट असम में शुरू किया गया था। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाएं। तो 47 का यदि देखें तो ए ऑप्शन पहले जो है हो जाएगा दूसरा, यानी लखनऊ समझौता 1916। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916, लखनऊ समझौता 1916। उसके बाद हो जाएगा आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मार्च 1919, खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919। उसके बाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन वापसी लेना 12 फरवरी 1922। तो देखिए 47 का बात करें, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो देखिए, लखनऊ समझौता 1916 में और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मार्च 1919 में, खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 और सहयोग आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922। लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। लखनऊ समझौता पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए। फिर लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 की गर्म दल और नरम दल के बीच एकता स्थापित हुआ। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा राज्य में द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के पारित होने के बाद मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। नेक्स्ट है,
कहा था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर। तो देखिए 48 का बी, यानी इसका गठन 1935 में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत कथन है कि इसका गठन 1935 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय विधानसभा का गठन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि जो अनेक आदिवासी अधिकारों पर जमींदार हमलों के खिलाफ किसान शिकायतों को उठाना और भारत में किसानों के आंदोलन को बढ़ावा देना। 1922 में मुंगेर में जो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका प्रथम अध्यक्ष और NG रंगा को प्रथम सचिव बनाया गया 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन के दौरान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था। 49 का हो जाएगा सी, हैदराबाद। तो देखिए सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार हैदराबाद के निजाम ने किया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक प्रणाली थी। सहायक संधि करने वाले शासकों को अंग्रेज की अधीनता स्वीकार करना पड़ता था। बदले में जो सुरक्षा का आश्वासन मिलता था। रक्षा के नाम पर अंग्रेज उस शासक से सैनिक खर्च के लिए धन या क्षेत्र जो है प्राप्त करता था। सहायक संधि पर वर्ष 1801 में अवध के नवाब को हस्ताक्षर करने के लिए जो मजबूर किया गया। इस प्रणाली के तहत अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा से अधिक क्षेत्र कंपनी को देने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह सहायक बलों के लिए भुगतान करने में विफल रहा। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 में बेसीन में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 में बेसीन में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ है कि कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया। हैदराबाद। नेक्स्ट कहा था कि इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया है। ब्लैक होल त्रासदी। तो 50 का यदि देखें, 50 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी J.Z. हॉलबेल। तो देखिए J.Z. हॉलबेल ने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ठीक है, अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब जो सरफराज का 1740 ईस्वी में हत्या कर सत्ता पर अधिकार कर लिया था। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में राज्याभिषेक करने के बाद शौकत जंग को जो मनिहार के युद्ध में पराजित कर जो हत्या कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि अंग्रेज़ों ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की, जिसे नवाब ने अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझा। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को बंदी कर लिया, जिनमें 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल त्रासदी के रूप में जाना जाता है। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल त्रासदी के रूप में जाना जाता है। ये J.Z. हॉलबेल ने जो उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे। 78, बी ऑप्शन। तो देखिए दांडी मार्च में गांधी जी के साथ 78 लोग थे, 78। कहता दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किया गया। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किया गया। ठीक है, प्रारंभ किया गया और 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी में नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया।
गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ 24 दिनों में 241 मील, कितने दिनों में? 24 दिनों में 241 मील, 24 दिनों में 241 मील यानी 385 किलोमीटर, 241 मील यानी 24 दिनों में 241 मील यानी 385 किलोमीटर की यात्रा जो है की। फिर कहा था इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। दांडी के तर्ज पर भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा अन्य तटीय शहरों और देशों के अंदर झील, तालाब आदि से नमक बनाकर नमक कानून की अवज्ञा किया। नेक्स्ट है कथा कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, संजीवनी। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले संजीवनी समाचार पत्र में आया था। संजीवनी समाचार पत्र के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम स्वदेशी और बहिष्कार का विचार व्यक्त किया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गया। बंगाल का पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत जो है गाए, एक दूसरे को राखी बांधकर एकता प्रदर्शित किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 का दिन जो है समूचे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा संजीवनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन का जो है संकलन किसके द्वारा किया गया था? आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम, तो 53 का होगा सी, गुरु अर्जुन देव। तो देखिए, आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन जो है गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु ने जो 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के पहले वीर को संकलित किया। इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर हर मंदिर में स्थापित किया। बाद में गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु ने, बाद में जो है गुरु गोविंद सिंह जो 10वें सिख गुरु थे, ठीक है, 10वें सिख गुरु ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, ठीक है, 9वें गुरु द्वारा लिखे गए छंदों को जोड़ा तथा दूसरी और आखिरी बार वीर का संकलन किया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। फिर है गुरु नानक देव गुरु नानक देव 1469 से 1539 का 39 जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, फिर है कि ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक भी थे। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने गुरु का लंगर की शुरुआत की, जिसे अस्थाई गुरु अंगद ने कर दिया, और वह जो है बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट कहा कि कौन सा नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? 54 का सी आर दास। तो देखिए, सी आर दास गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे। ठीक है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद
ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारीख, मजहरूल हक, कस्तूरबा गांधी आदि शामिल थे। चंपारण भारत के बिहार राज्य का एक जिला था जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। ठीक है, अब देखिए कहा था किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील लगाने के लिए मजबूर किया गया और यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा उनका शोषण किया गया। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी किसानों की शिकायतों की जांच कर और एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन शुरू किए जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पे यदि आप देखें 55 का होगा गुजरात, सी ऑप्शन। तो देखिए भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है जिसकी कुल तटीय लंबाई यह है 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, 1214.7 किलोमीटर। फिर कहा था भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है जिसकी कुल तटीय लंबाई लगभग 132 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, इसकी कुल लंबाई 937.7 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला एवं पश्चिम बंगाल। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई यह 15,106.7 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों को शामिल करके तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें 56 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन यानी सिक्किम। तो देखिए सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी माना जाता है। सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सिक्किम को फल उद्यानों का शहर कहा जाता है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1934 के द्वारा सिक्किम को शहराज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल जो है किस प्रदेश में स्थित है? 57 का बी, एशिया में। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है। गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका मध्य में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल जो है सिंकियांग चीन में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कहा था कि महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 58 का बी होगा, जॉर्ज लेमेत्रे। तो देखिए महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे था। महाविस्फोट सिद्धांत डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। महाविस्फोट सिद्धांत को विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत को विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। एडविन हम्बल ने वर्ष 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किए थे। एडविन हम्बल ने 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो 59 का हो जाएगा बी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
जो जिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जो जिला सुरंग परियोजना को जनवरी 2018 में, जो जिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। फिर है जो जिला सुरंग परियोजना को जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमानित किया गया था और इसके निर्माण की शुरुआत वर्ष जो है मई 2018 में नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई थी, ठीक है। फिर है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में सोनमर्ग और ट्रांस शहर के बीच स्थित है। जो जिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। जो जिला टनल की लंबाई 13.14 किलोमीटर है। जो जिला टनल की लंबाई 13.14। फिर है इस टनल पर काम 2026 तक पूरा करने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 60 का हो जाएगा बी, कर्नाटका। तो देखिए भारत का कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कोलार प्राचीन काल से भारत में सोना का प्रमुख खान है। बिहार के जमुई में देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% होने का उल्लेख किया गया है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना ये आंध्र प्रदेश में, प्रथम पे है कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कर्नाटक फर्स्ट पे, आंध्र प्रदेश सेकंड पे। अब देखिए भारत में इसके अतिरिक्त झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश राज्यों में भी सोना जो अल्प मात्रा में पाई जाती है। सोनभद्र में सोना के खान होने की संभावना सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सबसे अधिक सोना का उत्पादन चीन देश करता है। सबसे बड़ा सोना का भंडार यूएसए के पास है। भारत में घरेलू खपत सोना का अधिक है। सोना सबसे अक्रियाशील धातु है। सोना सबसे अक्रियाशील धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कहता दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 61 का सी ऑप्शन, यानी प्रिटोरिया, ठीक है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में स्थित है, ठीक है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। केपटाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। केपटाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी, ठीक है। क्या है, विधायी राजधानी केप टाउन, ठीक है। और ब्लोम फाउंटेन जो है ये दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, ठीक है। ब्लोम फाउंटेन जो है दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जोहान्सबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जोहान्सबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका की मातृभाषा जुलू, कोसा, ठीक है, अफ्रीकांस आदि है। फिर है कि दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका में रैंड सोना का खान भी है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय वाक्य एकता विविधता में। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय वाक्य है एकता विविधता में। दक्षिण अफ्रीका में जो है 79.3% अश्वेत जनसंख्या है। नेक्स्ट देखिए, कहता सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। 62 का हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित मध्य प्रदेश और गुजरात हो रही है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है,
ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा। फिर है बगलीहाल प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। बगलीहाल प्रोजेक्ट जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। तुलपुल परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है। तुलपुल परियोजना झेलम नदी पर है, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। फिर है कि कोल्ड डैम परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। कोल्ड डैम परियोजना भारत का प्रथम बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है DVC है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है DVC है, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 63। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता कि जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती है तो यह देखा गया कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है। आपतन कोण का मान होगा तो 63 का हो जाएगा सी ऑप्शन 2 cos इनवर्स n/2। तो देखिए जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n है, जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह देखा गया कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है। यानी आपतन कोण का मान यानी I बराबर होगा 2 cos इनवर्स n/2, क्योंकि अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन I बट्टा में साइन R। ठीक है, साइन I बट्टा में साइन R। अब देखिए आपतन कोण I, ठीक है, और अपवर्तन कोण I, अपवर्तन कोण जो है क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा। आपतन कोण I तो अपवर्तन कोण यदि I है तो अपवर्तन कोण 1/2 होगा। तो n बराबर क्या होगा साइन I बट्टा साइन R। ठीक है, तो यहाँ जो आप यदि गौर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा आपको साइन I बट्टा में साइन I/2। ठीक है, ये I/2 साइन क्या हो जाएगा I/2 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि आप देखें तो साइन ए बराबर क्या होता है 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2। ठीक, और नीचे में देखिए, नीचे में है साइन A/2, ये कट के क्या हो जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा 2 cos I/2, 2 cos I/2। ठीक है, 2 cos I/2, 2 cos I/2, 2 cos I/2, यानी ये n का मान है 2 cos I/2। तो n/2, ठीक है, तो n/2 बराबर होगा cos I/2, cos I/2। तो I बराबर क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2। तो देखिए अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, म्यू बराबर c/v होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl को घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि जियोलाइट नए जो है यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। जियोलाइट प्रक्रम से जल की स्थायी कठोरता दूर करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि के द्वारा जल को कीटाणु रहित बनाते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, 65 का D। तो देखो यहाँ पे जो होगा AB रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी रक्त समूह O A B AB वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही, ठीक है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ओ रक्त
रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसी कारण इसे यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है। तो ओ रक्त वाले को, ओ जो है सभी को दे सकता है, ए भी सभी से ले सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया में RH+ जो है ये 97% व्यक्ति में तथा 3% व्यक्ति में RH- होता है। नेक्स्ट है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि कहता है यदि म्यू आर, म्यू भी, म्यू गामा जो है, ये म्यू वाई जो है प्रकाश लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच संबंध तो 66 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो म्यू भी जो हो जाएगा यानी जो लाल म्यू भी यानी बैंगनी, म्यू भी जो है ये ग्रेटर देन होगा म्यू वाई से, और म्यू वाई ग्रेटर देन होगा म्यू आर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा म्यू भी ग्रेटर देन म्यू वाई ग्रेटर देन म्यू आर। ठीक है, अब देखिए कि प्रकाश के रंग का अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश के रंग का अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। ठीक है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है, उतना ही अधिक होता है, उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। इसीलिए जो है रेड का सबसे अधिक होता है तो रेड का सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों को प्रिज्म से गुजारने पर विभिन्न रंगों की चाल तरंगदैर्ध्य का समानुपाती होता है। तरंगदैर्ध्य का समानुपाती। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर लाल रंग की चाल सर्वाधिक तथा बैंगनी का न्यूनतम होता है। नेक्स्ट कहता है जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह जो है उपचयित होता है। तो जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है, जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह उपचयित होता है। तो क्या होता है, उपचयित। तो जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है, जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह उपचयित होता है। जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह उपचयित होता है। जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह उपचयित होता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, उपचयित होता है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। उपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि होती है, जैसे C+O2 CO2। यहाँ C का कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। तत्व का परमाणु E- त्यागता है। ठीक है, यदि तत्व का परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये Na+ होगा। हाइड्रोजन की संख्या में कमी जो है H2+Cl2 2HCl, तो यह हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। किसी यौगिक अणु या आयन पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। किसी यौगिक अणु या आयन पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है कहता है निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। सी ऑप्शन तरबूज और पपीता। तो तरबूज और पपीता पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तरबूज और पपीता ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर में से केवल एक ही भाग होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर में केवल एक ही भाग होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ककड़ी, कद्दू के फूल, पपीता, तरबूज आदि एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं।
फिर है कि ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उन्हें जो है द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों आदि द्विलिंगी पुष्प हैं। टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों द्विलिंगी पुष्प हैं। नेक्स्ट फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। तो ए ऑप्शन, तो एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय और एकल मूत्रमार्ग। तो देखिए मानव उत्सर्जन प्रणाली के गठन में एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एकल मूत्रमार्ग शामिल है। ठीक है, तो कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है तो मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है जिसमें एक जोड़ी गुर्दे यानी 2 ठो किडनी होता है। ठीक है, एक जोड़ी गुर्दे होता है। ठीक है, फिर एक जोड़ी मूत्रवाहिनी जो होता है ये जो है मूत्रवाहिनी जो होता है ये 2 होता है। ठीक है, और मूत्राशय जो होता है ये 1 होता है और मूत्रमार्ग जो भी होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो याद रखना है, क्या याद रखना है, मूत्रवाहिनी एक, देखिए एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। मानव में अन्य उत्सर्जी अंग त्वचा, यकृत, फेफड़ा, आंत होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का निष्कासन होता है। ठीक है, मूत्र का रासायनिक संगठन यदि देखें तो जल जो है 95 से 96%, यूरिया होता है 2%, लवण होता है 2%। ठीक है, और जो है क्रिएटिनिन जो है 0.4%। नेक्स्ट कहा था कि हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन, पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। ठीक है, तो हम जो है अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके जो है कम कर सकते हैं। अजैव निम्नीकृत पदार्थ सूक्ष्म जीवों, विकिरण, ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित होकर उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए कांच, प्लास्टिक, BHC, DDT। अजैव निम्नीकृत पदार्थ पर्यावरण हेतु विषाक्त व हानिकारक होते हैं। वे पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद स्वतः ही ऊष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकृत जो अपशिष्ट कहलाते हैं। तो हम जैव उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर